डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजपूत काल पर कि किस तरह भारतीय इतिहास में एक लंबा जो युग रहा, लंबा जो कालावधि रही, इस कालावधि में विभिन्न राजपूत वंशों ने शासन किया और भारत की संस्कृति एवं सभ्यता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। यद्यपि इन राजपूत शासकों के बारे में सामान्यतया यह विश्वास किया जाता है कि ये आपस में संघर्षरत रहते थे और अपनी अधिकांश शक्ति को इन्होंने आपसी संघर्ष में ही समाप्त किया। परंतु यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि लगभग हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में राजपूत वंशों का उदय हुआ और इस तरह 647 में जो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और 1192 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया गया। इस लंबी कालावधि पर भारतीय इतिहासकारों ने बहुत कम ध्यान दिया है। एक तरह से कह सकते हैं हम कि भारतीय इतिहास में जो एक लंबा ये समय रहा है, जो लंबी जो अवधि रही है 647 से और 1192 या हम कह सकते हैं 1206 ईस्वी तक, इस लंबी कालावधि पर इतिहासकारों द्वारा पर्याप्त अध्ययन और शोध नहीं किया गया है। आधुनिक इतिहासकारों ने और विशेषकर मार्क्सवादी इतिहासकारों ने केवल इसे एक सामंतवादी युग कहकर इसे उपेक्षित ही नहीं किया, बल्कि इस लंबी कालावधि का विभिन्न प्रकार से अध्ययन करने का प्रयास भी नहीं किया गया। उदाहरणतः कि इस लंबी कालावधि में हम यह भी पाते हैं कि भारत की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धियां इस काल की रही हैं। महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथों की रचना इस अवधि में हुई है। भारत की जो महत्वपूर्ण विरासत हैं उनका निर्माण इस अवधि में हुआ है। केवल इतिहासकारों ने इसे सामंती समाज कहकर और आपस में सामंती व्यवस्था पर ही आक्षेप कर उसी को मुख्य बिंदु बनाकर अपने अध्ययन की इतिश्री कर दी। तो इसलिए यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस काल अवधि को समझें और इसमें यद्यपि इसकी जो कमियां हैं उन पर ध्यान देने के साथ साथ हम इस कालावधि की उपलब्धियों पर भी ध्यान देने का प्रयास करें। जो ये लंबी कालावधि है, इस कालावधि को जानने के हमारे पास विभिन्न स्रोत हैं। जैसे जो रासो ग्रंथ हैं जिनमें चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो या अन्य जैसे खुमान रासो, ये इस तरह के जो रासो ग्रंथ इस काल में रचे गए, इन रासो ग्रंथों से भी हमें विभिन्न राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो विभिन्न साहित्यिक ग्रंथ हैं जैसे हमीर महाकाव्य, नव शशांक चरित, पिंगल सूत्र वृत्ति, कुमारपाल चरित, वर्ण रत्नाकर, पृथ्वीराज रासो जैसे मैंने अभी बताया। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं
जिनसे हमें इस काल की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें काव्य मीमांसा, गीत गोविंद, राजतरंगिणी, कथा सरित सागर, आयुर्वेद सर्वस्व, राजमृगांक, युक्त कल्पतरु, इस तरह के बहुत से ग्रंथ हैं, जिनमें 10 कुमार चरित, तिलक मंजरी, उत्तर रामचरित, वेणी संहार, रामचरित, पृथ्वीराज विजय, कुमारपाल चरित, बृहद कथा मंजरी, कहने को अगर हम एक इनका सबका अगर मैं नाम लूंगा तो एक लंबी श्रृंखला या हमें कई सैकड़ों ग्रंथ ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें इस काल की जानकारी प्राप्त होती है, परंतु उन ग्रंथों का अभी विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया गया है पूर्णतया। इसके अतिरिक्त विभिन्न अभिलेख जो इस काल की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ग्वालियर प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, इस तरह के अनेक ऐसे अभिलेख हैं जिनसे हमें राजपूतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो विदेशी यात्री या विदेशी विद्वान जो भारत आए या जिन्होंने भारत के संदर्भ में लिखा, उनके विवरण भी हमें इस काल की विस्तृत जानकारी देते हैं, जिनमें कर्नल टाड, विंसेंट स्मिथ या अन्य जो ऐसे विदेशी इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने इस कालावधि पर अपना अध्ययन किया है और इस संदर्भ में जानकारी दी है। इनमें जैसे विभिन्न जो यात्री विदेशों से भारत आए, उनके विवरण भी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ इस काल को हम विभिन्न सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। जो ये सांस्कृतिक उपलब्धि इस काल की रही हैं, इस काल में अनेक बांध, स्नानागार, जलाशय जो जल संचय करने हेतु जिनका निर्माण किया गया, और साथ ही साथ जो बावड़ी जो पानी की स्रोत के रूप में उनका इतना कलात्मक निर्माण किया गया कि आज भी वो अवशेष जब हम देखते हैं, जैसे खारी बावली या तमाम जो बावली इस ढंग की जो बावड़ियाँ बनी हैं, अपने आप में अद्भुत हैं और कला एवं वास्तुकला के अनोखे उदाहरण हैं। साथ ही साथ विभिन्न मंदिर, दुर्ग और अनेक महल इस काल में बने हैं, जो कि हमारी संस्कृति के स्मारक हैं। जैसे विभिन्न जो गढ़ बने, जैसे चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, मांडू, ग्वालियर, चंदेरी और असीरगढ़ के किले, ये अपने आप में अनुपम हैं। साथ ही साथ विभिन्न जो झीलें हैं, विभिन्न झीलों का भी इस युग में निर्माण हुआ है, और विभिन्न महलों का निर्माण इस काल में हुआ है, जैसे मानसिंह का महल, विभिन्न राजपूत राजाओं के जो महल हैं, जो कि ऊंचे दुर्गों पर उन महलों का निर्माण किया गया। इस तरह कला के क्षेत्र में इस काल की अनेक उपलब्धियां हैं। खजुराहो के जो 30 मंदिर हैं, वो इस काल की अनुपम स्मृतियां हैं। साथ ही साथ जोधपुर से जो 32 मील दूर ओसिया में 16 ब्राह्मण तथा जैन मंदिर, चित्तौड़गढ़ में कालिका मंदिर, उदयपुर में एक लिंग मंदिर, आबू के जैन मंदिर, अगर हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करें तो अनेक मंदिर और महल इस काल में निर्मित किए गए, जो कि हमें इस काल की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। आवश्यकता है उन विस्तृत जानकारियों के अध्ययन की। हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक दशा अस्त व्यस्त हो गई। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, तो
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उसके पश्चात अर्जुन ने शासन आरंभ किया, परंतु अर्जुन एक योग्य शासक न होने के कारण वह कुशलतापूर्वक अपना शासन नहीं चला पाया। संयोग से उस समय वांग व्हान से एक चीनी दूत मंडल के नेतृत्व में वांग ह्यान से जो चीनी यात्री था उसके नेतृत्व में एक चीनी दूत मंडल भारत आया, परंतु अर्जुन ने वांग ह्यान से के अंगरक्षकों की हत्या कर दी और उसे बंदी बना दिया। या तो उसके जो वांग ह्यान से चीनी यात्री था या तो उसके अंगरक्षकों की हत्या कर दी या उन्हें बंदी बना लिया गया, और साथ ही साथ दूत मंडल की संपत्ति और उसके उपहार भी हर्ष नहीं अर्जुन द्वारा लूट लिए गए। किसी तरह जो वांग ह्यान से था वो वहां से भाग के नेपाल गया, और साथ ही साथ उस समय जो तिब्बत में स्त्रांग सान गैम्पो राजा था, वांग ह्यान से ने उसका विवाह एक चीनी राजकुमारी से हुआ था, तिब्बत के राजा का। तो वांग ह्यान से ने तिब्बत के राजा से सहायता मांगी और तिब्बत के राजा ने वांग ह्यान से की मदद के लिए 1200 सैनिक दिए। साथ ही साथ नेपाल से भी उसको 7000 अश्वारोही प्राप्त हुए, और उस समय जो कामरूप का राजा था भास्कर वर्मा, उसने भी वांग व्हान से की मदद की, और उनकी मदद से उसने अर्जुन से युद्ध किया और अर्जुन को परास्त करके बंदी बनाकर वह चीन ले गया। इस तरह जो कन्नौज का शासन था, या उस समय जो अर्जुन कन्नौज का शासक था, उसको बंदी बनाकर वांग व्हान से चीन ले गया। ऐसी परिस्थितियों में कन्नौज पर वर्चस्व को लेकर एक संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें कालांतर में कन्नौज में प्रतिहार, भले कुछ समय आयुध वंश का शासन भी कन्नौज पर रहा। इसी तरह बंगाल में पाल वंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट, चालुक्य, चंदेल, साथ ही साथ उत्तर भारत में जो ये वंश हुए चालुक्य, चंदेल, चेदी, मालवा के परमार, शाकंभरी के चाहमान, चौहान, जो ये राजवंश हुए, और इन्होंने अपने क्षेत्रों पर स्वतंत्र रूप से शासन करना आरंभ कर दिया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि उत्तर भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि ये जो छोटे छोटे राजपूत राजा थे, कालांतर में यद्यपि इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया और काफी प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की, जिनमें मुख्यतया गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमार, गढ़वाल राजवंश काफी प्रसिद्ध हुए। और इसी कारण 7वीं से 12वीं सदी तक जो द्विजेंद्र नारायण झा हैं और कृष्णमोहन श्रीमाली द्वारा संपादित पुस्तक है, इन इतिहासकारों ने इसे राजपूत काल की संज्ञा इन्होंने भी इसको कहा है। और इस तरह 7वीं से 12वीं सदी तक का जो इतिहास है, जो काल अवधि है, इसको हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। अब राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संदर्भ में विद्वानों के अनेक मत हैं। सर्वप्रथम एक मत आता है जिसमें कर्नल टाड, जिन्होंने राजपूतों के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया है, उन्होंने ये कहा है कि जो राजपूत थे इनकी उत्पत्ति विदेशी आक्रमणकारियों से हुई या विदेशी मूल से इनकी उत्पत्ति हुई।
कर्नल टाट का कहना है कि राजपूत शकों, हूणों, कुषाणों, गुर्जरों आदि के वंशज थे जो भारत आए और कालांतर में यहीं रहने लगे। उन्हें भारतीय जातियों ने अपने में मिला लिया और जो विदेशियों की उच्च श्रेणियों में एक अलग युद्धप्रिय वर्ग ये बन गया और कालांतर में ये राजपूत कहलाने लगे। ये विचार है टाट का। परंतु कई विद्वान कर्नल टाट के इस मत से सहमत नहीं हैं। कर्नल टाट का कहना है कि राजपूतों में जो अश्व की पूजा, अश्वमेध यज्ञ, भाट, युद्ध के जो रथ, स्त्रियों की स्थिति आदि जो ये इनकी विशेषताएं थी, शस्त्रों का चाव, शस्त्रों की पूजा, शस्त्र संस्कार, ये विदेशियों से आए। परंतु जो इस मत के विरुद्ध जो विद्वान हैं और इनमें जैसे जो विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति भारत में ही मानते हैं और प्राचीन जो क्षत्रिय रहे हैं, उन्हीं से कतिपय विद्वान आधुनिक राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें सीवी वैद्य और गौरीशंकर ओझा प्रमुख हैं। सीवी वैद्य और गौरीशंकर ओझा ये विद्वान मानते हैं कि जो राजपूत थे वे विदेशियों के वंशज नहीं बल्कि भारतीय थे, पूर्णतया भारतीय थे। और उन्हें वो ये बताते हैं कि जो प्राचीन क्षत्रिय थे उन्हीं में से राजपूतों की उत्पत्ति उन्हीं से हुई। वे कहते हैं कि शकों और राजपूतों की रीतियों और आचारों की समानताओं में कुछ भी विशेष नहीं है। सूर्य की पूजा या सूर्योपासना भारत में वैदिक युग से प्रचलित रही है। महाभारत से सिद्ध होता है कि शकों के आगमन से पहले भी भारत में सती प्रथा थी। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन विभिन्न वैदिक ग्रंथों में हमें मिलता है या विभिन्न महाकाव्यों में हमें इसकी जानकारी उनसे प्राप्त होती है। और इस तरह वैद्य और ओझा का कहना ये है कि भारतीय जो प्राचीन जो शासक हुए जैसे महाकाव्यों में या जैसे सूर्यवंशी राम और चंद्रवंशी कृष्ण, तो कालांतर में इन्हीं से जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई। और इस तरह जो वैदिक क्षत्रिय थे कालांतर में वही राजपूत कहलाए। तीसरा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत चंद्रवरदाई ने स्थापित किया। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं चंद्रवरदाई, जो कवि हैं पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदाई, उन्होंने अग्निकुल का सिद्धांत अपने ग्रंथ में दिया है। उन्होंने कहा कि विष्णु के अवतार परशुराम ने जब समस्त क्षत्रियों को नष्ट कर दिया तो ब्राह्मणों को अपनी रक्षा के लिए युद्धप्रिय क्षत्रिय जाति की आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए उन्होंने आबू पर्वत पर 40 दिन तक बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 नायक निकले और जिनसे एक पृथक राजपूत वर्ग की स्थापना हुई। और इस तरह इस अग्निकुंड से चौहान, सोलंकी या चालुक्य, परमार और प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। डी.आर. भंडारकर और अन्य जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि अग्निकुल सिद्धांत से इस बात की पुष्टि होती है कि यज्ञ के माध्यम से या अग्नि के माध्यम से जब विदेशियों का शुद्धिकरण किया गया और वो राजपूतों में सम्मिलित हो गए। एक अन्य मत विंसेंट स्मिथ का है। वे मानते हैं कि राजपूत एक मिश्रित वर्ग है जिसमें कुछ राजपूत गोत्र हूणों, शकों और कुषाणों के हैं और कुछ प्राचीन क्षत्रियों के वंशज। तो इस तरह विंसेंट स्मिथ राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों और नए जो राजपूत हुए हूणों, शकों और कुषाणों से मिश्रित वर्ग मानते हैं। राजपूतों की एक अलग सी संस्कृति या उनके कुछ अलग सांस्कृतिक विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। उनके जो अपने चारित्रिक गुण हैं उन गुणों का विभिन्न विद्वानों ने वर्णन किया है। उनमें इतिहासकार लिखते हैं कि राजपूत अत्यंत गौरवशाली थे,
उन्हें अपने खानदानों पर गर्व था, इसलिए शीघ्र ही वे घमंडी और दंभी शासक बन गए। साथ ही साथ उनमें कई असाधारण गुण भी थे। उनके अंदर वीरता की भावना जागृत थी। वे कठिनाइयों के सामने भी उनका डटकर मुकाबला करते थे। वे आश्रय मांगने वाले शत्रु के प्रति भी उदार और दयावान रहते थे, और जो भी शरण मांगता उसे शरण देने के लिए, शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए वे अपने प्राण तक दे देते थे। टाड ने लिखा है कि प्रशंसा योग्य उत्साह, देशभक्ति, स्वामी भक्ति, प्रतिष्ठा, आतिथ्य सत्कार और सरलता के गुण निसंकोच राजपूतों में थे। राजपूतों को मैकियावेली के कूटनीतिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं था। वे बड़े स्वाभिमानी और सत्यवादी थे। विजयी होने पर भी वे शत्रुओं को मौत घाट नहीं उतारते थे, और संभवतः यही बड़ा जो दुर्गुण उनका था, इसी कारण विदेशी उन पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। अगर हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गोरी युद्ध से भागा था, अगर उसी समय उसका पीछा कर उसे समाप्त किया जाता तो इतिहास कुछ और होता। परंतु राजपूतों के अपने कुछ आदर्श थे कि वे युद्ध से भागते हुए का पीछा नहीं करेंगे, उसकी हत्या नहीं करेंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ वे आप सभी जानते हैं। राजपूतों का जीवन युद्ध में ही लग जाता था। वयस्क होने पर उन्हें खड़ग बांधकर सरदार माना जाता था, और रामायण और महाभारत की कहानियों के अनुसार उन्हें आदर्शों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाता था। इस तरह राजपूतों का जीवन जहां एक आदर्श की स्थिति में था, वहीं इतिहासकार ये भी मानते हैं कि कई बार उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता और शत्रुता के कारण उन्हें कालांतर में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजपूतों का जो प्रशासन था, इतिहासकारों ने, यद्यपि कई जो मार्क्सवादी इतिहासकार है उन्होंने उन्हें सामंती व्यवस्था का पोषक कहा है और सामंती व्यवस्था उनके शासन को कहा है, परंतु यदि हम विस्तृत अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उनका शासन जनता के हितों के लिए था। उन्होंने अपने राज्य को जागीरों में बांटा था, और प्रत्येक जागीर एक जागीरदार के अधीन होती थी। राज्य की सुरक्षा भी उन जागीरदारों पर ही निर्भर होती थी। आवश्यकता पड़ने पर ये जागीरदार राजा को सैनिक सेवा या सैनिक उपलब्ध कराते थे, और इस तरह प्रत्येक जागीरदार अपनी जागीर में अपने स्वतंत्र ढंग से या कहीं राजा की सहायता से शासन करता था। आय का मुख्य स्रोत उस समय भूमि कर था। जो इस कालावधि में सामाजिक जीवन था, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उस समय समाज में जाति प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि प्राचीन काल से ही हम ये माने तो भारतीय समाज में जाति प्रथा प्रचलित रही है, ये अलग से कोई राजपूत काल की विशेषता नहीं है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे, और इन 4 वर्णों में भी अनेक उपजातियां थी। इस तरह सामाजिक जीवन में अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, धार्मिक संस्कार, इसमें ब्राह्मणों का महत्व था। सैन्य सेवा में राजपूतों का शासन तंत्र में सैनिक क्षत्रिय राजपूतों का प्रभुत्व था। व्यापार और वाणिज्य पर एक तरह से हम कह सकते हैं वैश्य वर्ग मुख्य थे, तथा कृषि और शिल्प में शूद्र वर्ग को मुख्यतः इनके व्यवसाय थे। कई इतिहासकार लिखते हैं कि राजपूत काल में
प्रारंभ में जाति प्रथा इतनी कठोर नहीं थी, लेकिन बाद में वह कठोर हो गई। ये एक विस्तृत अध्ययन का विषय है। यद्यपि समय समय पर भारतीय समाज में या भारतीय समाज की सामाजिक स्थिति में कई परिवर्तन हुए हैं। इनमें प्रतिलोम विवाह या हमें कहें जाति से बाहर विवाह भी किए जाते रहे हैं। समाज में स्वयंवर का प्रचलन था। स्त्रियां वयस्क होने पर विवाह करती थी। स्त्रियों में शिक्षा की प्रथा भी थी। कई स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। परंतु यह भी स्पष्ट है कि समाज में सभी को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त नहीं था। राजपूत स्त्रियों के सतीत्व और देशभक्ति के उच्च आदर्श थे। इस युग में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जब सतीत्व की रक्षा के लिए स्त्रियां प्रसन्नता से आग में कूदकर जान दे देती थी। सामूहिक रूप से जान देने की इस प्रथा को जौहर प्रथा कहते थे। यद्यपि विदेशी शासकों के चंगुल में फंसने से पूर्व ही बचने के लिए जौहर प्रथा प्रचलित हुई, परंतु इसी तरह विदेशियों से या हमें कहीं शत्रु से अपनी पुत्री या बहू को बचाने के लिए उनकी कम आयु में ही विवाह करने का भी प्रचलन हुआ और बाल विवाह इस काल में प्रचलित रहा। इस तरह समाज में कई बुराइयां भी आ गई। बाल विवाह और इस तरह की जो भ्रूण हत्या इस युग में प्रचलित रही। आर्थिक दृष्टि से इस युग में कृषि ही आय का मुख्य स्रोत था और कृषि को और उन्नत बनाने के लिए कई राजपूत शासकों ने अनेक बांध बनाए, जलाशय खुदवाए, तालाब, कुओं और नहरों का निर्माण किया, जिससे कृषि में सुधार हो और कृषकों को सहायता मिल सके। इस युग में वाणिज्य और व्यापार की भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। बड़े बड़े शहर सड़कों से मिला दिए गए और धनी व्यापारी इस युग में विदेशों से भी व्यापार करते थे। राजपूत काल में जो राजपूत शासक थे ये कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। इस युग में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। जैसे मैंने कहा, सैकड़ों साहित्यिक ग्रंथ इस युग में रचे गए। कई शासक स्वयं साहित्यकार भी थे। जैसे परमार वंश का शासक धार का राजा मुंज एक महान कवि था। इसी तरह राजा भोज नक्षत्र विज्ञान, कृषि, धर्म और भवन निर्माण आदि विषयों पर राजा भोज ने अनेक ग्रंथ लिखे। और इस तरह इस काल में अनेक चिकित्सा पर अनेक ग्रंथ लिखे गए, जैसे आयुर्वेद सर्वस्व। इसी तरह राजमृगांक, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, युक्ति कल्पतरु, अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना इस काल में हुई। एक विस्तृत श्रृंखला है इस काल में रचित साहित्य की। इसी तरह गीत गोविंद, राजतरंगिणी, कथासरित सागर, पृथ्वीराज रासो, रावण वध, शिशुपाल वध, नैषध चरित्र, नवसाधारण चरित्र, दस कुमार चरित्र, तिलक मंजरी, यश तिलक, वासव दत्ता, मालती माधव, महावीर चरित्र, वैणी संहार, रामचरित्र, बृहत कथा मंजरी, कामसूत्र, संगीत रत्नाकर, न्याय बिंदु, प्रमाण मीमांसा आदि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो विभिन्न विषयों से जुड़े हुए हैं। राजपूत काल में कला की भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस युग में बड़े बड़े बांध, स्नानागार, जलाशय, किले, महलों का निर्माण किया गया। और इस तरह हम पाते हैं कि आज भी राजपूत काल के विभिन्न कला एवं वास्तुकला के अवशेष हमारे समक्ष मौजूद हैं। और हम कह सकते हैं कि
भारतीय संस्कृति में इस युग में अभूतपूर्व उन्नति हुई है।